नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का अपना पहला चैप्टर, जो कि है दोस्तों विद्युत क्षेत्र तथा आवेश या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बारे में तथा उसके फील्ड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज से हम अपने जो है इस सीरीज का शुभारंभ कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं दोस्तों? आज से हम अपने इस सीरीज का शुभारंभ कर दे रहे हैं। अब एक बात मैं आपसे एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारा ये हमारा जो बुक नंबर 1 है एनसीईआरटी की, जो हमारी बुक नंबर 1 है, उसमें हम देखेंगे कि आवेश तथा मैग्नेट के जो है उसी के ऊपर सारा बेस्ड ये हमारा जो पहली किताब है इसी के ऊपर पूर्ण रूप से बेस है। तो आपको दोस्तों जो हमारा पहला बुक है उसके अंदर आप आवेश तथा इधर उधर घूमते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो यानी पहला किताब अगर देखा जाए तो एक तरीके से हमारा आवेश तथा मैग्नेट के ऊपर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा जब आएगा तो वो अलग कंडीशंस पे है। तो भैया पहला चैप्टर हमारा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हमें आवेशों के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आवेश क्या है दोस्तों, तो विद्युत आवेश क्या है, सबसे पहले इसी की बात को हम समझेंगे। तो भैया देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर विद्युत एवं चुंबकीय चुंबकीय गुण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, माफ करिए यहाँ पे बल भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक, सीधी सी बात है। तो ये हमारा विद्युत आवेश होता है। मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा के ऊपर यदि कोई चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, कोई चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, कोई विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, तो वह गुण जिसके कारण उस पर चुंबकीय व विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम कहेंगे विद्युत आवेश। सीधी सी बात है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके ऊपर विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत आवेश कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत आवेश की। भैया खोज कहाँ से हुई, इसका पता कहाँ से चला, इसके बारे में जानकारियाँ कहाँ से निकली, ये सब बातें हमें समझ में कहाँ से आ रही हैं। तो देखिए एक बात याद रखिएगा कि विलियम गिलबर्ट ने एक बार घर्षण करा के उन्होंने चेक करा था। तो विलियम गिलबर्ट ने बताया कि भैया आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक और एक होता है हमारा ऋणात्मक। ये किसने बताया था? ये बताया था बेंजामिन ने। भैया ऋणात्मक और धनात्मक उन दोनों का नाम किसने रख दिया? बेंजामिन ने। लेकिन बताया किसने था? विलियम गिलबर्ट ने बताया था। घर्षण द्वारा उनको लगा कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं और बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने इन्हीं का धनात्मक और ऋणात्मक नाम रख दिया। अब बात करते हैं कि धनात्मक आवेश कब आता है। तो जब भैया यदि किसी पदार्थ पर ऋण आवेश कम हो, यदि कोई पदार्थ है उसके ऊपर ऋण आवेश कम है, किसके तुलना में दोस्तों? धनावेश के। जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि NaCl है, तो Na क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर क्या होता है दोस्तों? कि ऋण आवेशों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? ऋण आवेशों की कमी हो जाती है, जिसके वजह से सोडियम हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। यानी जहां पर ऋणावेश होगा, जहां पर ऋणावेश की कमी होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉनों का गमन हो रहा होगा, तो हो सकता है वहां पर धनावेश उत्पन्न हो जाए। और जहां पर यदि किसी पदार्थ पर जब यहाँ पे माफ करिए, यहाँ पे आपका धनावेश होगा। क्या होगा दोस्तों? धनावेश। ठीक, तो यदि किसी पदार्थ पर जब धनावेश कम हो, तो इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों? Cl में क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पास जाने की वजह से यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 प्रोटॉन रह जाता है। तो इस पर क्या हो जाता है? एक माइनस चार्ज आ जाता है, यानी एक ऋण आवेश आ जाता है। तो भैया ऋण आवेश कैसे आता है? जब किसी पदार्थ पर धनावेश की कमी हो जाती है तो वहां पर ऋण आवेश आ जाता है, और जब किसी पदार्थ पर ऋणावेश की कमी आ जाती है तो वहां पर धनावेश हो जाता है। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि हमारा जो विद्युत आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसे विलियम गिलबर्ट और बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सामूहिक तौर पे बता दिया
था। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ। एकदम प्यार से समझिए, एकदम प्यार से समझिए, ज़्यादा कुछ अटर पटर सटर मटर गटर पढ़ते हुए हम नहीं चलेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है, जो हमारा एनसीईआरटी में दिया है, जितना हमारे एनसीईआरटी में है दोस्तों, बस उतना ही पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे कि भैया एकदम आराम से हमारा एक एक बात हमारे समझ में आता चले। अब बात कर लेते हैं सजातीय आवेशों के बारे में। तो देखिए, सजातीय आवेशों का प्रतिकर्षण, यानी जब आवेश एक ही जाति के होंगे, जब आवेश एक ही बिरादरी के होंगे, जब आवेश प्लस प्लस होंगे या आवेश माइनस माइनस होंगे, यानी जब आवेश प्लस प्लस होगा, यदि आवेश प्लस प्लस होगा तो ये एक दूसरे से क्या दिखाएगा दोस्तों, प्रतिकर्षण दिखाएगा। यदि आवेश माइनस माइनस होगा तो क्या दिखाएगा, प्रतिकर्षण दिखाएगा। अभी प्रतिकर्षण होता क्या है गुरुजी, क्या होता है भैया, जरूरी है, और खास करके यदि उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले पढ़ रहे हो तो भाई साहब और जरूरी हो जाता है हर एक बात को समझाना। ठीक, तो भैया देखिए, अगर मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश हो, कोई प्लस क्यू आवेश हो और वहीं पर एक और आवेश हो जो कि प्लस क्यू हो, तो भैया अगर ये आवेश इधर जाएगा, यदि ये आवेश इधर जाएगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, ये क्या होगा कि ये वाला आवेश इससे दूर भागने लगता है, ये आवेश क्या करने लगता है, दूर भागने लगता है। तो इस तरीके को, इनके इस व्यवहार को, इसी व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षण। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कुछ आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि कभी पिक्चर का, कभी फिल्म का नायक, मान लेते हैं कभी फिल्म का नायक यदि किसी दूसरे नायक की ओर आकर्षित होने लगे तो वो भैया भाग चलेगा, कहेगा ये ससुरा तो मैटर वही गंभीर कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भैया यही हमको जो है हमारे चक्कर में पड़ जाए। तो ये भैया भाग चलेगा, क्योंकि भैया दूगो देखिए, दूगो हीरोइन लोग भी एक दूसरे से नहीं आएंगी पास में। ठीक, तो वो तो हीरो को प्रेम करेगा, वो हीरोइन के, ऐसे चलता है ना, आप सिस्टम समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से समझिएगा कि जब प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश एक दूसरे के निकट आते हैं तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण दिखाते हैं, एक दूसरे को ठेल कर कहते हैं तुम हटो हमारे पास से। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिकर्षण। आई बात समझ में, आया बात समझ में कि नहीं। और यदि विजातीय आवेश होंगे, यदि विजातीय आवेश होंगे, अदर कास्ट, अदर बिरादरी के होंगे भैया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजातीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, विजातीय। तो क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश। ठीक, कैसे, मान लेते हैं भैया प्लस और माइनस हो गया, तो अगर प्लस क्यू हो और माइनस क्यू हो, जैसे इन लोगों को पास में लाएंगे दोनों लोग सट जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे आकर्षण। क्या कहेंगे भैया, विजातीय आवेश का आकर्षण। तो सीधी सी बात है कि यदि प्लस और प्लस एक दूसरे के पास आए, माइनस और माइनस एक दूसरे के पास आए, तो दोस्तों ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। परंतु यदि प्लस और माइनस एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे का आकर्षण करेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं दोस्तों। एकदम प्यार से मामला क्लियर है दोस्तों, एकदम प्यार से मामला क्लियर किया, बात आया समझ में। एक एक बात को समझते हुए चलना ही एक बेहतर शिक्षार्थी का काम होता है, और मेरा काम है दोस्तों आपको इसी तरीके से शिक्षा का दान करना। तो वो मैं कर रहा हूँ, बस आपसे बदले में भैया एक प्यारी सी लाइक जरूर करें वीडियो को। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो भाई, अभी दबा दो। काहे के लिए दबा दो ना, दबा दो बस, और क्या। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो भैया देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। प्रभु, इस बात को एकदम अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये अभी हम आगे के टॉपिकों में बहुत खासा इन लोगों का काम आने वाला
है जब हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, जब हम आवेशन की विधियां पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा ये टॉपिक बहुत काम में आने वाला है। तो इसलिए अपने दिमाग में एकदम इसे क्या करना है, भर लेना है। आया बात समझ में? अब देखिए, अब बात करते हैं आवेशों के कुछ गुण भी होते हैं, आवेशों के कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज होती हैं, कुछ इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हमारे चार्ज हैं तो हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भैया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के मूल गुण, कि आखिर इनके मूल गुण क्या हैं। तो इसका जो पहला मूल गुण है दोस्तों क्या है, आकर्षण व प्रतिकर्षण। तो कोई भी आवेश यदि वो सजाती आवेश हैं तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, और अगर वो विजातीय आवेश हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, वो एक दूसरे का आकर्षण करेंगे। एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट, एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अब अगला रूल इनका भैया मूलभूत गुण क्या है, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है भैया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसको स्थानांतरण किया जा सकता है, परंतु इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। कैसे, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। देखिए होता क्या है, वाटरफॉल है भैया, वाटरफॉल है, वाटरफॉल से पानी गिरता है किस पर, घिरनी अटैच है दोस्तों किससे, डायनमो से। किससे दोस्तों, घिरनी अटैच है हमारे डायनमो से, और डायनमो से क्या होता है भैया, यांत्रिक ऊर्जा क्या बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो पानी से जो वो फोर्स गिरा वो आया घिरनी पर, घिरनी ने उसे कन्वर्ट कर दिया यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा भैया कन्वर्ट हो गई विद्युतीय ऊर्जा में। और जब हमारे घर में विद्युत आता है, हम लोग पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी ये सब चलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर चलने के बाद वो हम मशीनें हीट कर जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारा विद्युतीय आवेश है वो उष्मीय आवेश बनकर भी निकल रहा है भैया, विद्युतीय आवेश की वजह से उष्मीय आवेश बनकर भी निकल रहा है। बात आया समझ में? तो ऊर्जा याद रखिए, ऊर्जा या आवेश एक दूसरे भैया दोनों नष्ट होने वाली चीजें हैं, पदार्थ भी नष्ट नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मैटर आपने पढ़ रखा होगा। तो आवेश का संरक्षण का नियम यही है दोस्तों कि आवेश ना तो क्या होते हैं भैया, नष्ट होते हैं, ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। इनको रूपांतरण आप कर सकते हैं कि भैया कहीं एसी में दे दीजिए, कहीं एसी में दे दीजिए तो ठंडा कर रहा है, कहीं आप हीटर में दे दीजिए तो गर्म कर रहा है। तो रूपांतरण कर सकते हैं परंतु नष्ट नहीं कर सकते हैं। अपने दिमाग में इस बात को एकदम फिट कर लीजिए। आया बात समझ में? आया बात समझ में कि नहीं मेरे बच्चे? ठीक। अब देखिए आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक निकाय है। निकाय का मतलब होता है दोस्तों सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर कई हार्डवेयरों का सिस्टम है। जैसे उसमें आपका क्या होता है, एक आपका मॉनिटर होता है, कीपैड होता है, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होती है, इसके अलावा आपका प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड्स और तमाम प्रकार के कई चीज़ें, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण रूप से कंप्यूटर। ठीक मेरे दोस्त, ये क्या बनाते हैं? कंप्यूटर। तो भैया सीधी सी बात है, ये एक सिस्टम है। तो ऐसे बात किया जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम हो और उसके अंदर जितने आवेश होंगे इनको जोड़कर बताना ही क्या कहलाता है दोस्तों? योज्यता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? योज्यता कहलाता है। तो भैया सीधी सी बात है कि यदि किसी निकाय का कुल आवेश कभी भी बताना होगा तो उस निकाय के अंदर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग उस कुल आवेश के बराबर होता है। एकदम सीधी सी बात है। अब देख लेते हैं कि हमारा आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो भैया आवेश का क्वांटीकरण क्या है?
तो प्रकृति में आवेश सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो जो आवेश होता है हमारा, कभी भी आप नेचर में देखेंगे, कहीं से लेंगे भैया, तो वो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इस न्यूनतम आवेश को ई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ई से दर्शाया जाता है। बात याद रखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात, एक इलेक्ट्रॉन या एक ई बराबर 1.6 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.6 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम होता है। ये एकदम आपको याद करके फिट करके रख लीजिए, क्योंकि अभी इसका बहुत आवेश होता है। अब जगह पे देखिए, मान लेते हैं कहीं पर आपको अगर कभी दे देगा कि फलाना भैया किसी धातु पर, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, किसी धातु पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, किसी धातु पर 1.5 गुणित 10 पे घाते 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए कि उस पर कितना आवेश होगा। तो उस पर कितना आवेश होगा, और आपसे पूछ लेगा आवेश कितना होगा भैया। ठीक, तो भैया किसी धातु पर इतने इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना होगा। तो सूत्र है भैया Q बराबर, या नहीं, यहाँ पे आपको Q निकालना पड़ता है। तो Q निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 1.5 गुणित 10 पे घाते 18, और आपके पास क्या है दोस्तों? आपके पास E का वैल्यू है 1.6 गुणित 10 पे घाते -19। ठीक, और ये आपका 18 था। अब करना क्या है? 15 का और इसका आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 225 और ये आप कर देंगे 225, और 225 में एक बार 15 और जोड़ देंगे, तो 225 में एक बार 15 और जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 240। कितना हो जाएगा दोस्तों? 240, और ये हो जाएगा 240, यानी करीबन आपका हो जाएगा 2.14। हाँ सही है। और ये आप जब इसका गुणा कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 10 पे घाते -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया, इतना कूलाम आवेश है। बात आया समझ में? बात आया समझ में? तो Q बराबर या नहीं से इस तरीके से हम छोटे मोटे सवाल भी आते हैं एक नंबर के हमारे पेपर में, हम उसे भी हल कर लेंगे। ठीक भैया, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आया बात समझ में? हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड में हमारे जो नॉइस है उसके लिए हम आपसे बिल्कुल क्षमा मांगेंगे, क्योंकि भैया जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर सामने ही भैया रोड है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो उसको आप एडजस्ट करके रखिए, आपका प्रेम बना रहे, बस, और कुछ नहीं है। ये बात आपसे बिल्कुल कहना चाहेंगे। ठीक, तो देखिए अब अगली बात आती है भैया हमारा विद्युत आवेश की इकाई। क्या जाती है दोस्तों? विद्युत आवेश की इकाई। तो हमारी विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है हमारे चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारी यूनिट है उसके बारे में हम कुछ बातें कर लें। तो भैया एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे C से दर्शाते हैं। क्या करते हैं भैया? जिसे C से दर्शाते हैं। कूलाम को विद्युत धारा से परिभाषित किया जा सकता है। तो कूलाम को हम लोग विद्युत धारा से परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किसी चालक के अंदर आवेश की प्रवाह का वो दर, वो रेशियो क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत धारा कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। अब आवेश का मात्रा क्या हो जाता है दोस्तों? हम जानते हैं कूलाम होता है। क्या होता है? और ये आपका सेकेंड हो गया। तो अब इस तरीके से यदि हम समय को इधर भेज देते हैं, अगर हम समय को विद्युत धारा की तरफ भेज दें, तो आवेश बराबर हमारे पास आवेश बराबर जो आ जाता है सूत्र, वो क्या आ जाता है दोस्तों? ये आ जाता है विद्युत धारा गुणते समय। विद्युत धारा गुणते समय। अब यह हमें करना क्या है? एमकेएस पद्धति में अगर हम मान जानना चाहें तो विद्युत धारा का मान एम्पियर रख देते हैं, भैया समय का मान हम सेकेंड रख दिए, तो हमें पता चल गया कि एम्पियर इंटू सेकेंड एमकेएस पद्धति में विद्युत धारा हमारा आवेश का क्या होता है? मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में जानना है भैया तो स्टेट कूलाम होता है। कितना होता है? स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर 3 गुणित 10 पे घाते 9 ESU। ठीक दोस्तों, ये हमारा स्टेट कूलाम है। एकदम समझ में आ ही चुका होगा, एकदम समझ में आ ही चुका होगा। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए, उसके बाद आवेश का जो हमारा सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराड है। क्या है? फैराड है। तो माइकल फैराडे के ऊपर थोड़ा सा इज्जत भैया बख्श दी गई, और क्या किया गया? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक का नाम दिया गया फैराड। क्या दिया गया? फैराड। और एक फैराड में आपका 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है दोस्तों? 96,500
500 कूलाम होता है। बात इतना समझ में आया? तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है आवेश का? फैराड है। इतना बात आ गया समझ में। अब देखिए आवेश की विमा के ऊपर बात कर लेते हैं। कक्षा 11 के अंदर आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी, विमा आपको पता होगा कि किसी भी हम जो है यूनिट का विमा निकालते हैं तो आवेश की विमा जो होती है वो आपके सामने रही। तो ये आवेश की विमा आपके सामने है जो कि M0 L0 T और A होती है, या आप कह सकते हैं सीधी बात कि TA होती है। आप चाहें तो आराम से इसको कह सकते हैं कि TA भी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये तो भाई 0 हो चुका है तो एक वैल्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आपका TA वैल्यू होता है किसका दोस्तों? अब ये मत पूछेगा तो भाई ये देखिए टाइम है और ये आपका एम्पियर है, सीधी सी बात। और इसमें आपने देख लिया है कि टाइम और एम्पियर होता है। ठीक दोस्तों, तो ये आज का पहला लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम अपना दूसरा लेक्चर लेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।